अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ, और मैं 4 सितंबर की कॉल लेके आपके साथ हूँ। तो जनाब अली, हम डिस्कस करेंगे सब में पहले जुमे के सेशन को। खैर, जुमे के सेशन में कोई ख़ास कहने के लिए इसलिए नहीं है कि जुमेरात का सेशन जिस तरह हुआ था उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ थी नहीं कि हम मार्केट से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करें। हम सिर्फ, हमारी ख्वाहिशात ये थी कि मार्केट का प्रेशर कम हो जाए, और एक बाउंसी मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जुमे को, जो मार्केट को 300-400 पॉइंट ऊपर लेके जाए कम से कम। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जुमेरात को मार्केट में जो गिरावट आई थी उस गिरावट से कोई 500-100 पॉइंट की तो मार्केट ने रिकवरी ली थी। और मैंने अपनी जुमे की कॉल में लिखा भी था कि 5 सेशन में गिरावट आई मुसलसल, और जुमेरात वाला जो आखिरी सेशन था उसके अंदर थोड़ी सी पैनिक देखी, वरना उससे पहले के जो सेशंस थे उसमें पैनिक हमें नजर नहीं आ रही थी। पैनिक आई, मगर पैनिक के साथ खुशाइंद बात यह थी कि कुछ फ्रेश बाइंग भी नजर आई, और फिर हमने मार्केट को 500 पॉइंट की रिकवरी के साथ क्लोज होते देखा। मगर जुम्मा जो है काफ़ी क्या कहना चाहिए, मायूस कुन था, क्योंकि उसमें 5.5-1 करोड़ का वॉल्यूम था और मायूस कुन एफर्ट्स थी। मगर एटलीस्ट उसने मजीद गिरने से रोके रखा, तो 300, 200, 300 पॉइंट और उसने थोड़े से ऊपर कर दिया मार्केट को। तो इस तरीके से हफ्ता क्लोज हो गया। ये मैंने आपको दूसरे, अब जो स्लाइड आपके सामने है उसमें मैंने आपको चार्ट दिखाए हैं। एक तो मेन जो चार्ट है वो डेली चार्ट है, उसके बाद बॉक्स में 2 चार्ट हैं, एक वीकली और एक मंथली। समय पहले आप डेली चार्ट को देखें। डेली चार्ट में एक नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है। ये जो बॉक्स है इसमें मार्केट को रेंज बाउंड ट्रेड करते दिखाया है। उसका जाके टाइम फ्रेम देखिएगा कि कब से ट्रेड कर रहा है, और यही वजह थी कि हम मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे कि हमें मार्केट में बाय करनी चाहिए। अच्छा, इस रेंज बाउंड में भी जो अपर एंड लोअर रेंजेस हैं, जो अपर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट होती है, इसके बीच में भी बहुत खूब ट्रेड हुई। उन हालात में भी अगर कोई ये मुझसे कहे कि पाकिस्तान के सियासी हालात या माशी हालात खराब है, तो मैं तो नहीं मानता, क्योंकि वो तो हमेशा से ही खराब है। कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, पहले भी खराब थे, अब भी खराब है। तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, क्योंकि 2021 नवंबर में असेंबलियां टूटने की बातें हो गई, फिर 22 में असेंबली टूट गई, तो इस तरह चलता रहा मामला। तो लिहाजा हम सारा मुद्दा उठा के सिर्फ इस पे नहीं डाल सकते। माशी और सियासी सूरत हाल मुतवातर खराब है पाकिस्तान में। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर इंडेक्स की बात करें, तो इंडेक्स उस हालत में भी परफॉर्म कर रहा है। मैं मिसालें दे चुका हूँ कि 2014 के धरने में भी इंडेक्स ऊपर गया था। इंडेक्स ऐसी खबरों पे वॉलेटाइल होता है, परेशान होता है, उसके अंदर पैनिक आती है, और उसको फिर समझता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर अपनी चाल चलता है, जो मार्केट के फंडामेंटल्स और उसके ऊपर टेक्निकल्स उसको बता रहे होते हैं। एनीवेज, फिर यहाँ पर मैंने आपको वीकली और मंथली चार्ट भी 2 बॉक्स में बताए हैं। तो और दाएं जानिब जो लेटेस्ट पोजीशन है डेली चार्ट की, वो भी आपके सामने। तो अगर आप चार्ट देखने की थोड़ी बहुत तजुर्बा रखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि कोई सा भी चार्ट ऐसा नहीं है जो आपको कोई एक्साइटमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो ओवरऑल ये बता रहा है कि मार्केट में मंदी है, प्रेशर है। मंदी तो नहीं, प्रेशर है। मंथली चार्ट की शक्ल कुछ इस तरह है जो हमें ये उम्मीद दिला रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट के पास जगह है। जबकि वीकली चार्ट जो है आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर रहा है, और ऑब्वियसली डेली चार्ट सब में ज्यादा परेशान कर रहा है। तो जितना जितना चार्ट का टाइम फ्रेम छोटा होता है, उसमें हाइपरनेस बढ़ती जाती है। तो ये तीनों चार्ट को मिला के दिखाने का मकसद ये था। अब ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक पे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास मंडे की कॉल मौजूद है, जो मंडे को मैंने बताया। थोड़ा सा इसको समझ लेना जरूरी है, सिर्फ इसलिए कि अगर अभी तक गलतियां कर रहे हैं तो शायद सीखने का मौका मिल जाए।
मैंने मंडे की कॉल में कहा कि 47,989 के बगैर मार्केट में कोई उम्मीद मत रखें बुल्स एफर्ट की। हाई क्या है? 47,733। तो अगर उम्मीदें रखी हैं उसके बाद भी कि बुल्स एफर्ट करेंगे, तेजी होगी, तो अभी आपका कसूर है। मार्केट तो आपको बता रही है, आप सुनना नहीं चाह रहे, कान बंद करके बैठे हैं, तो ये आपकी मर्जी है। मैं बल्कि यहाँ एक बड़ी मजेदार बात शेयर करूं। हमें मुख्तलिफ कमेंट हमारे पास आते हैं, हमें सुनने को मिलते हैं, तो मैं कुछ कमेंट्स को बिल्कुल मतलब तंज में आलिमाना कमेंट भी कहता हूं कि बड़े आलिमों की तरह लोग बात करते हैं। तो कल परसों मुझे किसी ने कमेंट दिखाया कि एक साहब ने कमेंट किया और वो फरमा रहे थे कि कैंडल स्टिक जो है वो PSX में काम नहीं करती। और मैं पिछले 15-20 सालों में 100 दफा सुन चुका हूं, या 100 क्या, हजारों दफा सुन चुका हूं कि टेक्निकल्स PSX में काम नहीं करते। कुछ तो इतने जज्बाती लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा कि फंडामेंटल भी PSX में काम नहीं करते। ये अलग अलग फिरके हैं, ये लोगों के फिरके हैं। जिस तरह हर उसमें फिरके होते हैं, उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वालों के भी कुछ फिरके हैं। एक फिरका वो है जो भाइयों के साथ काम करता है कि भाई क्या ले रहे हैं। एक फिरका वो है जो बहुत ज्यादा फंडामेंटली मार्केट को देख के काम करता है। एक फिरका वो है जो टेक्निकल्स को देख के काम करना चाहता है, करता नहीं है पूरा। और एक फिरका वो है जो जिसको कुछ भी नहीं पता होता, बस वो काम करना चाहता है। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ फिरके हैं, तो ये उन फिरकों से उनका ताल्लुक है, लिहाजा इस पर बात करनी बेकार है। अल्लाह ताला उन्हें समझ और हिदायत दे, क्योंकि वो हमारा या आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर रहे हैं। कोई भी इल्म हो, कोई भी साइंस हो, उसको पूरी अहमियत देनी चाहिए। जहालत का अंदाजा वहीं शुरू हो जाता है कि अगर हम किसी इल्म को इग्नोर कर सकें। इसकी बड़ी आसान मिसाल ये है कि जब पहला छापे खाना बना था, प्रिंटिंग शुरू हुई थी, तो उसको गलत करार दे दिया गया था और उसके बाद फिर हम महरूम रहे किताबों से। सालों, 101 साल या पता नहीं 70 साल हम किताबों से महरूम रहे। दुनिया ने किताबें छापी, लाइब्रेरीज बनाई, हमने नहीं बनाई। तो कभी भी किसी इल्म को, जिद्दत को रिजेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो। हाँ, वो हमारे दीन से या हमारी जिंदगी से मुताबिकत नहीं रखती तो उसको फिर उठा के अलग रख दो, उसके बारे में समझने की कोशिश जरूर करो। कैंडल स्टिक के बारे में मैं 100 दफा ये बात समझा चुका हूं कि जापानियों ने चावल की ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया था, और ये बात मेरे ख्याल में सन 1500 की शायद है या 1600 की है, मुझे अभी याद नहीं है। और जो ये चपटी कौमें हैं, इनको भी प्रॉब्लम ये थी कि इनका इल्म दुनिया में आम नहीं होता था। ये अपने इल्म को और अपनी इंफॉर्मेशन को अपने तई रोकने की कोशिश करते थे, तो ये इल्म दुनिया में नहीं था। तो इसलिए कैंडल स्टिक चार्ट दुनिया में बहुत देर में आया, वरना अमेरिका में और दुनिया में बार चार्ट का इस्तेमाल होता था। मगर जिस दिन कैंडल स्टिक का पता लगा और कैंडल स्टिक चार्ट की इफादियत का पता लगा, तो आज पूरी दुनिया में कैंडल स्टिक चार्ट को ज्यादा देखा जाता है। तो लिहाजा किसी इल्म को रिजेक्ट मत कीजिए। खैर, बहरहाल वापस आ रहा हूं पॉइंट पे अपने। 47,989 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर मैंने जनाब आपको बताया कि 47,618 के नीचे प्रेशर है, मार्केट नीचे जा रही है, और 47,000 तक तो बड़े आराम से जा रही है। और अगर 47,000 तोड़ दे तो फिर हमने एक लेवल दिया था 46,765 का, 46,765 का लेवल दिया। उसके बाद फिर हमने 46,765 को टेस्ट करने से पहले बता दिया कि अगर मार्केट 47,000 के नीचे है तो 46,765 ही नहीं, अगर उसके नीचे ट्रेड करती है तो 1100 पॉइंट और आगे जा सकती है। ये तमाम बातें पिछले वीक की कॉलों में हो चुकी हैं, जो यूट्यूब पे एविडेंस के तौर पे मौजूद है। 765 से अगर 1100 पॉइंट माइनस करें
तो तकरीबन बनते हैं 44,665 और लो क्या है 44,313 नहीं 44,460, यानी कि जो हमने टारगेट बताए आपको उससे भी मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे गई। वो तो खैर शार्प लो था, क्लोजिंग तो जुमेरात के दिन उस लेवल से ऊपर ही हुई, मगर बहरहाल 47,000 भी टेस्ट किया और उसके ऊपर 46,765 भी टेस्ट हो गया और उसके आगे 1100 पॉइंट भी टेस्ट हो गए। इंट्राडे ट्रेडिंग बंद की हुई थी और टोटली फोकस बैठे थे एक्यूमुलेशन पे। अब आप सोचिए एक्यूमुलेशन जो कर रहे थे, जो टारगेट करके बाय कर रहे थे, उनको कितना फायदा हुआ होगा। यकीनन हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा। तो पेशेंस का और सोच समझ के ट्रेड करने का, प्लान करने का, ये तमाम फायदे। अब आपके सामने ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की एक और कॉल है। इसमें मैंने कुछ नहीं, आपको दो चीजें दिखाई हैं। नंबर एक, वो चार्ट दिखाया है जो पिछले हफ्तों में मैं बार बार जिसका तस्करा करता रहा। अगर आप देखें तो 3 अगस्त से मुसलसल 3 अगस्त के बाद की कॉलें उठा के देख लें, बार बार ट्रिगर बताता रहा हूं कि यार बहुत हो गया, मार्केट को रेस्टिंग पीरियड में जाना है, जाएगी वो। फिर वो गई रेस्टिंग पीरियड में। अब 3 अगस्त के बाद वाले हफ्ते की कॉलें आज तक की उठा के देख लें, आपको खुद पता लग जाएगा। एविडेंस मौजूद है यूट्यूब पे, जाएं जाके देखें, तस्लीम करें, एक्सेप्ट करने की आदत डालें। मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। अगर ट्रेड में कोई माल लेके बैठे हुए तो अकाउंट में फायदा नुकसान तो आपका होता है, मेरा तो नहीं होता। मैं तो सिर्फ समझने और सीखने को कह रहा हूं। एनीवेज, तो वो जो चार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसमें आप देखिए कि 3 अगस्त से मुसलसल मार्केट ट्रायंगल के इस शक्ल में स्क्विज हो रही थी, जो कि एक वाज़े दलील थी कि मार्केट ब्रेकआउट की तरफ जा रही है। वाज़े दलील थी और रोजाना वो इंडिकेट की जा रही थी। इसीलिए 47,000, 46,765 और उसके नीचे 1100 पॉइंट, ये तमाम चीजें आपको वक्त से पहले बयान कर दी। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर हैं वो तो इस स्लाइड को एंजॉय कर रहे थे। बल्कि एक और कमेंट मुझे याद आया, एक साहब ने यूट्यूब पे कमेंट किया, मैंने उनको जवाब भी दिया। तो उन्होंने लिखा कि यार मार्केट गिर रही है, आप खुश हो रहे हो। मैंने लफ्ज एक्साइटमेंट का इस्तेमाल कर दिया बियर्स के लिए। तो कहने लगे लोगों के पास माल पड़ा है, वो लॉस में आ गए, आप खुश हो रहे हो। यार ऐसा नहीं है कि मैं खुदा ना ख्वास्ता आपके नुकसान पे खुश हो रहा हूं। मैं आपको फोकस नहीं कर रहा, मैं इंडेक्स को फोकस कर रहा हूं, इंडेक्स की मूव को, ट्रेंड को फोकस कर रहा हूं। और मुझे जाहिर बात है ये तो पता ही नहीं है कि आपने खरीदा हुआ है या बेचा हुआ है। मुझे ये पता है कि मेरे फॉलोअर्स या मेरे जो क्लाइंट और मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मैं तो खुश होऊंगा ना। मैंने उनको सितंबर पोर्टफोलियो मेरे ख्याल में 25 दिन पहले दिया था और मैंने कहा था आराम से बैठ जाओ, माल खरीदने का मौका मिलेगा। उनको मैंने मतलब बांध के रखा पेशेंस के साथ, रुके रहो रुके रहो रुके रहो। तो मैं तो खुश होऊंगा ना यार, क्योंकि जिन लोगों को मैंने एक टारगेट बाइंग दी, जो उस वक्त उनको गैर यकीनी नजर आ रही थी कि यार खालिद साहब 49,000 पे मार्केट है और आप कह रहे हैं ये स्टॉक यहां मिलेगा, तो उनको तो यकीनन हैरान कुन लग रहा होगा। मगर मैं उनको समझाता रहा कि आराम से बैठो, मिलेगा। मिल गया, मिल रहा है, न सिर्फ मिल रहा है, डीजी खान में तो बैकफुट पे आ गए। कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जिसमें जो हमने बाइंग रेट दिया था, हमने उसको रिविजिट कर दिया बीच में। हमने कहा नहीं यार ये इससे नीचे मिलेगा। तो पेशेंस की जरूरत है। तो मेरे दोस्त जिन साहब ने कमेंट किया था उनको मैं कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता मैं आपके नुकसान पे कतई खुश नहीं हो रहा, बल्कि मैं अपने उन दोस्तों को जिनको मैं, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मैंने यूट्यूब पे अपना ये बता दिया है तो यकीनन आप लोगों ने समझ लिया है, आप लोग इसको ऐसे फॉलो कर रहे होगे। तो ये सोच के मैंने ये बात कही है, वरना मुझे इसका क्या फायदा नुकसान है। मैं तो एक शेयर की ट्रेड नहीं करता, मैं तो सिर्फ एनालिसिस करता हूँ। तो मुझे ना मार्केट के ऊपर जाने से फायदा होता है ना नीचे जाने से फायदा होता है, ठीक है। इसीलिए मैं पूरा दिन पुरसुकून रहता हूँ। अगर दिन में भी मार्केट 800 पॉइंट गिरी हुई हो
तब भी मुझ में सुकून होगा। मार्केट अगर 2000 पॉइंट ऊपर चली जाए तब भी मुझे कोई एक्साइटमेंट में ओवर एक्साइटेड नहीं होता। मुझे क्या करना है, मुझे आपको बताना है, और मैं उसी वक्त बता सकता हूं जब मैं इन तमाम फीलिंग्स से दूर रहूं, पैनिक से और एक्साइटमेंट से। अच्छा जनाब, ये तो हो गई बात, प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने अपडेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल परेशान कौन है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने आपको 3 चार्ट दिखा दिए, डेली, वीकली, मंथली। तो सिचुएशन तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत जो एफर्ट हुई थी वो अभी पूरी नहीं है, ना ही उसमें मोमेंटम है। उसको अभी एफर्ट कहना भी मेरे ख्याल में क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम जिस तरह थे, तो उसके बाद अगर मैं जुमे का सेशन भी उठा लूं तो वो मुझे कन्विंसिंग नहीं लगता बुल्स के हक में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं इस पूरे मामले को अगर कंक्लूड करूं, जो टेक्निकली देखूं मार्केट को, फिर जरा मुल्की हालात और फंडामेंटल्स पे आ जाऊं, अब इन दोनों चीजों को मिला के देख लूं तो आगे सूरत हाल खराब ही लगती है। मगर इस खराब सूरत हाल में आप स्टॉक मार्केट से पैसे जरूर कमा सकेंगे। उसका तरीका सिर्फ ये होगा कि आपने दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त फैसले किए हो। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का तरीका ये नहीं है कि बस मेरे पास स्टॉक मौजूद रहे, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। क्योंकि मैं 100 दफा बता चुका हूं कि 700 रुपए वाला शेयर जो है 7 रुपए में भी आ गया, और 2 रुपए वाला शेयर जो है 50 रुपए में भी चला गया। तो ये तो स्टॉक मार्केट में होता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कमाने का तरीका ये है कि बस मेरे पास स्टॉक होने चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है उस सूरत में कि अगर आपने स्टॉक वो बाय किए हो जिनका डिविडेंड यील्ड अच्छा हो और जिनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे स्टॉक होते हैं कि उनकी प्राइस वैल्यू को छोड़ दीजिए, लेके बैठ जाइए, तो फिर वो आपको बेहतरीन सालाना डिविडेंड यील्ड देते हैं। तो उसमें फिर इंडेक्स की ऊंच नीच को नहीं देखना पड़ता। एनीवेज, कंक्लूड करूं दोनों को तो हालात अच्छे नहीं है। टेक्निकली मैंने चार्ट दिखा दिए, फंडामेंटली डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहां से कहां पहुंच गई, पेट्रोल और गैस प्राइस की पोजीशन क्या हो रही है, ठीक है। ये तमाम चीजें मिलके महंगाई को बढ़ाती हैं। इन्फ्लेशन के नंबर कहां जाएंगे, और ये फिर चीजें मिलके प्रोटेस्ट की तरफ लेकर आएंगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन तो कोई बहुत अच्छा नहीं निकलता। और पाकिस्तान में ऐसा होता था हमेशा से कि बेहतरी के लिए तो कभी कोशिश नहीं की गई, मगर जब भी पाकिस्तान में रजीम चेंज होता था, अबतरी होती थी, मुल्क के हालात खराब होते थे, तो कोई नई आ जाती थी रजीम, या तो मार्शल्लाह आ जाता था। मगर बाहर सूरत जो भी होता था उसमें एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस होता था कि एक मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर आया और उसने आके बड़े धड़ल्ले से कहा कि जनाब ये बड़े चीजें खराब हो गई हैं, अब हम हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था, अब हम इसको ठीक कर देंगे। मुशर्रफ आए, उन्होंने भी इस तरह कहा कि ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अब हम ठीक करेंगे। तो अपना अपना मौक़िफ़ बड़ी ढिठाई से बयान किया करते थे, चाहे वो सियासतदान हो या आमिर हो या डिक्टेटर हो, बहुत ढिठाई से कहा करते थे। मैंने पहली दफा अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि जो मौजूदा दौर है, जो इस वक्त के 2-4 साल है, इसमें किसी आदमी के अंदर मुझे एतमाद नजर नहीं आता। मतलब कोई डिक्टेटर में ये एतमाद नहीं है कि वो आके कह सके कि हाँ जी मैंने इनको हटा दिया और अब मैं जो है मुल्क को ठीक करने आया हूं। मुझे उसमें वो एतमाद नजर नहीं आता। मुझे किसी सियासतदान में वो एतमाद नजर नहीं आता कि वो बात कर रहा है कि आईन ये कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, मगर मुझे वो स्टेज पे खड़े होने का उसमें एतमाद नजर नहीं आता कि वो जाके खड़ा हो और कहे, क्योंकि चॉइसेस तो है नहीं, पार्टियां तो वही 2-3 है। अब एक नई पार्टी, इमरान खान आ गए, तो आसिफ अली जरदारी को ले लें या नवाज शरीफ को ले लें या इमरान खान को ले लें, सिवाय बेवकूफाना गुफ्तगू के वो अवाम के मसले पे स्टेज पे खड़े होकर कोई बात नहीं कर सकते। हाँ, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर सकते हैं, मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाल सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। और हम कितने बेवकूफ हैं कि हम उनकी इस गुफ्तगू में उनका साथ देते हैं। वो हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहे, वो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोई बात नहीं कर रहे,
काफी सारे लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, दूध की प्राइस तक पूरी दुनिया में बढ़ी है, पेट्रोल बढ़ा है, सब बढ़ा है, पूरी दुनिया में बढ़ा है। और कोरोना के बाद तो क्या क्या नहीं हुआ। मगर भाई साथ में और चीजें भी बढ़ी हैं, तनख्वाहें बढ़ी हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज, उनकी एजुकेशनल फैसिलिटीज, वो उनकी जिंदगी के किसी बोझ को कम भी करती हैं। आपने सर्विस तो कोई दी नहीं है, महंगाई आप करे जा रहे हो। आप पेट्रोल पे पैसे बढ़ा रहे हो और हमें बता रहे हो कि क्या करें, मजबूरी है, आईएमएफ से एग्रीमेंट है। मैं मानता हूं बिल्कुल दुरुस्त है, बढ़ाइए पेट्रोल के पैसे। हिम्मत कीजिए ना कि आप कल बयान दीजिए कि पूरे पाकिस्तान में किसी आदमी को डिपार्टमेंट पेट्रोल नहीं देगा। कीजिए ना ये फैसला। ये फैसला तो आपसे नहीं होता, ये तो आईएमएफ डील का भी हिस्सा नहीं है कि यार अगर ये फैसला कर दिया तो आईएमएफ नाराज हो जाएगी। मगर ये फैसला आप नहीं करेंगे। आप कीजिए ना फैसला कि हम एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएंगे, हम रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएंगे। आईएमएफ तो नहीं मना कर रहा आपको, आप आईएमएफ के मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो नहीं करेंगे, मगर आप नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। और हम इतने इडियट हैं, इतने बेवकूफ हैं कि इस तरह की कोई बात जलसे में नहीं होती और हम झंडा लेके नारे लगाते। तो अल्लाह को माने यार, अपना सोचे भाई। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि इन्वेस्ट पाकिस्तान पे मत करो, अपने पे करो। जब अपने पे इन्वेस्ट करोगे तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगा। तो ये वो तमाम बातें, मैं फिर मौजू से हट गया। खैर बहरहाल फंडामेंटल ट्रिगर्स बहुत अच्छे नहीं है, मार्केट में परेशानी पैदा कर सकते हैं, डिक्लाइनिंग रुपीज। और दूसरी जो आखिरी बात इसमें मेरी थी वो ये थी कि मुझे ये केयर टेकर रेजीम चलती हुई नज़र नहीं आती, इसके अंदर मुझे तब्दीलियां नज़र आती हैं। वो तब्दीलियां किस शक्ल की होंगी मुझे नहीं पता। मैंने आपको 2023 के आगाज़ में भी कहा था कि 2023 में इलेक्शन तो नहीं होगा, इलेक्शन की बातें होंगी। तो इलेक्शन 2024 की तरफ जा चुका है। अभी मुझे नहीं पता 24 में क्या प्लान है, मगर बहरहाल वाज़े तौर पे 24 में चला गया है। जनवरी और फरवरी की बातें हो रही। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केयर टेकर रेजीम में कुछ तब्दीलियां आएंगी। नाम शायद इसका केयर टेकर ही होगा, मगर कुछ हमारे यहाँ तो सिर्फ मतलब चेहरे तो वही रहते हैं, नाम बदलते हैं। पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, पीटीआई, इस्तेहकाम पाकिस्तान, खाफ लीग, शक्लें घूम फिर के वही है, ठीक है ना। तो जनाब ये सारे मसाइल रहेंगे। और मैंने ये बात भी बता दी कि तमाम लोग कंफ्यूज नजर आते हैं, चाहे वो इदारे हों या इदारों से वाबस्ता लोग हों। तो ऐसी सूरत में जो है दुरुस्त फैसले और अच्छे फैसले नहीं होते। अच्छा, अब टेक्निकली भी थोड़ी बात कर लें। हमने ज़्यादातर तो नॉन टेक्निकल गुफ्तगू की है। टेक्निकली इंडेक्स में बुल्स की कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आती। बुल्स को अगर कुछ एफर्ट करनी है तो कम से कम 45,772 के ऊपर जाके रुकना होगा। 45,772 वो भी बुलिश नहीं होगा, प्रेशर को कम करेगा, जो प्रेशर का थ्रेट है उसको कम करेगा। तेजी वेजी नहीं होगी वहां से, प्रेशर के थ्रेट को कम करेगा। तो बुल्स को कम से कम 45,772 के ऊपर ट्रेड करना होगा। बसूरत दीगर अगर इंडेक्स इसके नीचे ट्रेड करता है 45,286 के नीचे, 45,286 के नीचे, तो उसमें लिमिटेड डिप्रेशन, लो वॉल्यूम, लैकलस्टर बिहेवियर रहेगा। और फिर एक लेवल है 44,695, 645, वही 700 वाली बात, 44,695, 645। इसको तोड़ के बियर्स फिर एग्रेसिव हो जाएंगे। और अगर बियर्स फिर एग्रेसिव हो गए तो एक नया डिजास्टर होगा, मुझे ऐसा नजर आता है। और मैं 44,000 के नीचे वो डिजास्टर वाज़े तौर पे मुझे नजर आता है। अल्लाह ना करे कि मार्केट वहां तक जाए, अल्लाह करे कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले जिससे हमें उम्मीद पैदा हो कि इकोनॉमी बेहतर होगी, सेक्टर्स तबाह नहीं होंगे, सेक्टर्स को चलने का मौका दिया जाएगा। तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसमें बेहतरी करे। तो बुल्स के लिए कुछ अच्छा नहीं है,
और जिस तरह मैंने कह दिया कि अगर ओवरऑल में बात करूं ना तो 46,320 340 का एक लेवल है। 46,320 340, उसके नीचे नीचे इंडेक्स जो है मंदी में ही है। 45,772 को मैंने मिनिमम लेवल करार दिया और 46,320 340, इससे पहले हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि मार्केट में बेहतरी आएगी। समझ लीजिए, आपके सामने सारे लेवल रख दिए, प्रिसाइज लेवल टेबल में भी मौजूद हैं। देखिए, सोचिए, समझिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। ये बेहतरीन मौका है, जितना सीख सकते हो सीख लो। जब भी मार्केट डल हो, अपनी स्किल्स को बढ़ाने की आप कोशिश करो, ताकि जो गलतियां हम माजी में कर चुके हैं वो आगे ना करें। उम्मीद करता हूं कि ये कॉल आपके हक में बेहतर साबित होगी। अगर आपको लगे कि इस कॉल से आपको और आपके दोस्तों को कोई फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर अपने अहबाब में शेयर कीजिए। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, आपको, आपके घर वालों को, पाकिस्तान पे अपना रहम फरमाए। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।